हेलो दोस्तों, नमस्ते। शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको बताना है कि रोसेटा जो अभिलेख है वो हमें किस देश से मिला है या किस देश से संबंधित है। तो ये हमें बताना है, ये आपको बताना है कि रोसेटा अभिलेख जो है वो किस देश से संबंधित है। अब हम पढ़ते हैं आगे। आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। हमने मानचित्र 2 में देखा था पहले भी, पूरा पाषाणिक स्थल और नव पाषाणिक जो स्थल हैं उनको हमने मार्क किया था। उसी में हमने देखा था कि कुरनूल जो है वो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के अंदर है। आंध्र प्रदेश के अंदर है और यहाँ से इसकी इस पूरा स्थल की विशेषता यह है कि हमें यहाँ से क्या मिले, राख के अवशेष मिले हैं जो इम्पोर्टेंट है। राख के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब है कि यहाँ के जो लोग थे वो किससे परिचित थे, आग से परिचित थे। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आग का उपयोग करते थे। तो देखिए, इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई प्रकार से किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो सामान्य तौर पर हम देख सकते हैं कि आरंभिक जो मानव था उसने आग का जो उपयोग किया वो 3 कामों के लिए किया। पहला उजाले के लिए, दूसरा भोजन पकाने के लिए और तीसरा जो है कि खतरनाक जानवरों से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। और ये विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना है कि आग का जो आविष्कार है या आग की जो खोज है उसने वो लगभग कब कर ली थी, मध्य पाषाण काल में कर ली थी, जो हमने पहले भी पढ़ा है इस अध्याय के शुरुआत में। अब हम देखते हैं बदलती हुई जलवायु। बदलती हुई जलवायु से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा था और पाषाण काल को हमने सामान्यतः 3 भागों में बांटा था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और इसको हमने रखा था कि आरंभिक से मानव के शुरुआती समय से लेकर आरंभिक समय से और 10,000 ईसा पूर्व के तक का जो समय है वो उसमें वो पूरा पाषाण काल में रखा था। और 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व का जो समय है वो हमने रखा था मध्य पाषाण काल में। 10,000 ईसा पूर्व का मतलब हुआ कि आज से कितने वर्ष पुराना हो गया, 10,000 तो ईसा के जन्म से पहले के, और आज ईसा के बाद में 2022 चल रही है तो लगभग 2000 साल। तो आज से कितने वर्ष पुरानी बात हो गई, 12,000 साल पहले की बात हो गई। ठीक है, अब पहले क्या परिवर्तन हुआ था 12,000 साल पहले, तो हम देखेंगे कि 12,000 साल पहले तक जो था वो क्या था, हिमयुग था। हिमयुग का तात्पर्य है कि पृथ्वी की जो अधिकांश उसका जो धरातल था उस पर बर्फ़ जमी हुई थी। केवल पृथ्वी की जो भूमध्य रेखीय जो प्रदेश थे या विषुवत रेखा के आसपास के जो क्षेत्र थे, केवल वहीं सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता था और वहीं पर प्रकृति उपलब्ध थी। पेड़ पौधे, घास के मैदान वगैरह इसके आसपास ही थी। बाकी सारे क्षेत्रों पर क्या जमी हुई थी, बर्फ़ जमी हुई थी। अब क्या हुआ, 12,000 साल पहले पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई और तापमान में वृद्धि होने से क्या हुआ, धीरे धीरे बर्फ़ पिघलने लग गई और हिमयुग समाप्त हो गया। और हिमयुग के समाप्त होने से क्या हुआ कि जो प्रकृति का है वो प्रसार हुआ, पेड़ पौधे, घास के मैदानों में वृद्धि हुई और उनकी वृद्धि से जो घास के मैदानों पर निर्भर जो पशु थे उनमें भी क्या हुई, वृद्धि हुई। तो एक प्रकार से हम कहें कि हिमयुग के समाप्त होने के बाद मानव का जो जीवन है उसमें थोड़ी सी सरलताएं आई। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हिमयुग की जो समाप्त होने की घटना है वो आज से लगभग 12,000 साल पहले की है, या यूँ कहें कि मध्य पाषाण काल के दौरान की है, 10,000 ईसा पूर्व की। देखिए, बदलती जलवायु लगभग 12,000 साल पहले, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि 10,000 ईसा पूर्व, ये भी कह सकते हैं।
तो 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे या रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। तो जो लोग इनका शिकार कर कर अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करते थे, वो लोग भी जैसे जैसे ये फैलते चले गए तो वो लोग भी इनके पीछे पीछे आए और इनका पूरी तरीके से उन्होंने आदतों का, प्रजनन के समय की पूरी जानकारी ली, इनका पूरी तरीके से ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने पता लगाया कि ये किस मौसम के अंदर कहाँ जाते हैं, किस समय प्रजनन होता है, किस समय ये बच्चे पैदा करते हैं। और इन सब जानकारी से जब ये परिचित हो गए तब इन लोगों ने लगभग इसी समय के अंदर इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोची होगी। तो ये विशेष बात हमें ध्यान रखना है कि लगभग इसी समय में, ये समय कौन सा है अगर पाषाण काल को बोलें तो हम मध्य पाषाण काल, पाषाण काल का कौन सा भाग है ये, मध्य पाषाण काल। और इसी समय में सबसे पहले मानव ने पशुपालन करना शुरू किया था। ये विशेष बात है, ये हमें ध्यान रखनी है। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। तो जैसे ही हिमयुग समाप्त हुआ, तापमान में वृद्धि हुई, तो कृषि के लिए या प्राकृतिक तौर पर पौधों के उगने के लिए एक आदर्श स्थिति उत्पन्न हुई। तो उस समय या यूँ कहें कि मध्य पाषाण काल के समय में गेहूं, जौ और धान जो है प्राकृतिक रूप से उगा, मतलब मानव ने नहीं उपजाया इनको, प्रकृति के द्वारा अपने आप ही उगने लगे। और शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। हमें पता है कि उस समय का जो मानव था वो संग्राहक था और प्राकृतिक उत्पादों पर निर्भर रहता था और उन्हीं प्राकृतिक उत्पादों के अंदर अनाज जो है, जो प्राकृतिक रूप से उगने लग गया था, उसको भी वो अपने भोजन के रूप में लेने लग या बटोरने लग गए होंगे। अब देखते हैं नीचे। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद तैयार करना सीख लिया होगा। जब लगातार वर्षों तक उन्होंने उस अनाज को उगते देखा, उस अनाज को पकने में लगने वाले समय को समझा, तो जब बार बार इस प्रक्रिया को वो अपने सामने होते हुए देखते गए तो उनको फिर ये महसूस हुआ कि हम भी इन अनाजों को खुद पैदा कर सकते हैं। और धीरे धीरे उन्होंने प्रयत्न किया और उसके बाद में उन्होंने फिर अनाज पैदा करना खुद सीख लिया। और जब उन्होंने खुद खेती करनी सीख ली, उस कालखंड को हम नवपाषाण काल के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं वापस थोड़ा सा ऊपर जो एक पैराग्राफ रह गया है, देखिए। नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्द पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। तो हम देखेंगे कि जितने भी जो पुरास्थल मिले हैं वहाँ से हमें ज़्यादातर जो आरंभिक जो मानव है उसके उपयोग में ली गई वस्तुओं में सबसे ज़्यादा जो प्राप्त हुई है वो हुई है पत्थर के औजार। और उन्हीं पत्थर के औजारों के महत्व को देखते हुए इन पूरे पुरास्थलों को किस कालखंड में रखा है, पुरा पाषाण काल के अंदर रखा है, या उस कालखंड को क्या नाम दिया गया है, पुरा पाषाण काल नाम दिया गया है। अब देखिए, पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, या इस 12,000 को हम यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, 10,000 ईसा पूर्व का माना जाता है। इस काल को भी हमने 3 भागों में विभाजित किया है। देखो, आरंभिक को हम लिख सकते हैं निम्न पुरा पाषाण काल भी लिख सकते हैं, या और पूर्व पुरा पाषाण काल भी लिख सकते हैं। फिर है मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा जो है वह उत्तर पुरा पाषाण काल। अधिक मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। तो हम देखेंगे मानव के उद्भव से लेकर आज तक का जो मानव का विकास का जो काल रहा है उसका लगभग 99% समय जो है वो केवल किस काल का है, पुरा पाषाण काल का ही है। तो अपने आप में बहुत लंबी अवधि है।
अब देखिए, जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग कहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है विशेष तौर पर कि जो हिम युग समाप्त हुआ और धीरे धीरे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई, वो किस समय हुई थी? मध्य पाषाण काल के समय में हुई थी। इसका लगभग समय 12,000 साल पहले है, जो जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 साल पहले, मतलब 8,000 ईसा पूर्व। ये सामान्य सी बात है अब कि भाई ईसा पूर्व जो है वो ईसा के जन्म से पहले के सालों को बताता है, और ईसा के बाद आज हम लगभग 2000 साल आगे हैं या 2022 साल आगे हैं, तो उसको हमने इसमें से माइनस कर दिया। तो देखिए इस काल, इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। हमने जब पाठ शुरू किया था तब मध्य पाषाण काल पढ़ा था, तब भी हमने देखा था कि मध्य पाषाण काल की मुख्य जो विशेषता थी वो उसकी थी छोटे छोटे पाषाण औजार। छोटे छोटे पाषाण औजार जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत बड़ी संख्या में इन स्थलों से मिले हैं, और इसी के आधार पर हमने देखा था कि इस पूरे के पूरे काल को ही हमने माइक्रोलिथिक एज नाम दिया था। तो देखो इन्हीं पाषाणों को, जो छोटे छोटे पाषाण मिले हैं, इनको हम बोलते हैं माइक्रोलिथ या लघु पाषाण, या लघु अश्म भी नाम आता है कहीं कहीं, लघु अश्म कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिए और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। जो पुरा पाषाण काल के जो हथियार थे, जो हमने देखे ऊपर वाले चित्रों में, जो हमने समझा है, बड़े बड़े पत्थर के अनगढ़े से उनको बहुत ज़्यादा परिष्कृत नहीं किया गया था, वो पुरा पाषाण काल के औजार भी मिले हैं। और धीरे धीरे जो उन्होंने औजारों में एक उनका रूप बदला था, उनको छोटा किया था, उनकी धार उनको दी थी, और पकड़ में मजबूत बनाने के लिए उनको मुट्ठे उन पर लगाए गए थे। तो ये जो विशेषताएं वो मिलती हैं हमें मध्य पाषाण काल के अंदर। तो हमें इन पत्थर के औजारों में मध्य पाषाण काल के भी औजार, छोटे छोटे औजार मिलते हैं, उनके साथ साथ पुरा पाषाण युग के औजार भी मिलते हैं। पृष्ठ 13 पर बने चित्र देखो। इस दौरान बनाए गए औजारों में तुम्हें कोई बदलाव दिखाई देता है? तो हमने सामान्य तौर पर उस समय भी हमने समझा था कि पहले जो औजार थे वो बड़े पत्थर के और बिना धारदार और बिना कौशल के, कम कौशल प्राप्त व्यक्तियों द्वारा बनाए गए थे। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि उनके अंदर बदलाव आए, छोटे पत्थरों के औजारों को छोटा रूप दिया गया और पैनापन दिया गया। तो ये जो है उसकी मुख्य विशेषता रही थी। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले हुई थी, जिसको हम लिख सकते हैं लगभग 10,000 साल पहले का मतलब है 8,000 ईसा पूर्व। हम देखते हैं 8,000 ईसा पूर्व हमें बहुत से ऐसे स्थल मिले हैं जहाँ पर खेती के प्रमाण मिले हैं। किसके मिले हैं? कृषि के प्रमाण मिले हैं। और जब कृषि के प्रमाण मिलते हैं या हमें ये पता चलता है कि मानव ने खेती करना शुरू कर दिया था, उसी काल को हम क्या कहते हैं? नवपाषाण युग कहते हैं। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में तुम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ोगे। अब देखिए नवपाषाण का क्या मतलब होगा। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्यायों में तुम ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं। वास्तव में हम क्या करते हैं कि आज हमें अगर कहीं पे भी कोई भी सभ्यता का स्थल मिला है तो वर्तमान में आसपास में जो बड़ा कस्बा या कोई गांव है उसी के नाम से उस सभ्यता का स्थल का नाम रखते हैं, क्योंकि जिस समय की वो सभ्यता है उस समय उस स्थल को क्या कहा जाता था वो हमें पता नहीं होता, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। अब हम देखते हैं नीचे शैल चित्रकला। शैल चित्रकला से तात्पर्य है कि मानव, हमें पता है कि मानव जो है प्राचीन काल में कहाँ रहता था? चट्टानों के अंदर रहता था, या यूँ कहें कि शैलाश्रयों में रहता था। शैलाश्रयों में रहता था और अपने विचारों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने का उसने प्रयास किया था। तो इन्हीं शैलाश्रयों की जो दीवारें हैं उन पर हमें बहुत सारे चित्र मिले हैं। उन्हीं चित्रों को हम क्या कहते हैं? शैल चित्रकला कहते हैं। अब देखिए इनसे हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं। मध्य प्रदेश में हम देखेंगे कि
भीमबेटका एक ऐसा स्थान है जहाँ से हमें प्रचुर मात्रा में शैल चित्र मिले हैं। भीमबेटका, इसके बारे में हमने पहले भी देखा था, जो कहाँ है, एमपी के रायसीना ज़िले के अंदर है। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी मिर्ज़ापुर नामक एक स्थान और भी है, बहुत सारे मिर्ज़ापुर के आसपास के जो स्थान है वहाँ से हमें शैल चित्रों के उदाहरण मिले हैं। तो देखिए, इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो जो भी उस समय की जो चित्रकारियाँ हमें मिलती हैं उनसे हम समझ सकते हैं कि उस समय के जो मानव थे उन मानवों के जीवन में कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हुआ करती थी। तो देखिए, एक शैल चित्र जो है उसके बारे में यहाँ पर उसको चित्रित किया गया है। इस चित्र के बारे में बताओ तो हम देख रहे हैं कि एक लगभग हिरण जैसे पशु के पीछे एक मानव जो है वो भाग रहा है, उसको पकड़ने का प्रयत्न कर रहा है। देखिए, कौन क्या करता था। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्त्री और पुरुष जो है उनके काम के बंटवारे के बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है या नहीं। हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। हमें पता है कि वो दो क्या थे, एक तो शिकारी थे और संग्राहक थे। इसी के ऊपर अपना जीवन या भोजन जो है उनका निर्भर रहता था। वे पत्थर के औजारों और गुफाओं में चित्र बनाते थे, गुफाओं में रहते थे और जिन गुफाओं में रहते थे वहाँ चित्रकारी भी किया करते थे, जिसके नमूने हमें आज भी देखने को मिलते हैं। भीमबेटका उसका एक महत्वपूर्ण या सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है। हमें वास्तव में ऐसी कोई जानकारी, ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि शिकार का काम महिलाएं करती थी या केवल पुरुष किया करते थे, या औजार बनाने का काम केवल पुरुष करते थे या केवल महिलाएं करती थी। लेकिन दो बातें हो सकती है, हम दो बातों का अनुमान लगा सकते हैं कि महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किए होंगे। भाई, कुछ काम ऐसे रहे होंगे जिनमें महिला और पुरुष दोनों ने अपनी भागीदारी निभाई होंगी। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाओं ने किए हों और कुछ तरह के काम केवल पुरुषों ने किए हैं। तो दो प्रकार की संभावना हमने व्यक्त की। पहली तो ये कि दोनों ने मिलकर कुछ काम किए होंगे। दूसरी संभावना ये है कि कुछ काम जो है केवल महिलाओं ने किए और कुछ काम केवल पुरुषों ने किए होंगे। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी, जैसा कि आज भी हमें देखने को मिलती है कि दक्षिण भारत के अंदर जो है हमें मातृसत्तात्मक सभ्यताएं या संस्कृति देखने को मिलती है, जहाँ पर महिलाओं के जो काम हैं वो पुरुषों से थोड़े से अलग होते हैं। और उत्तर भारत में हम देखते हैं कि जहाँ पर हमें पितृसत्तात्मक सभ्यताएं या संस्कृतियाँ देखने को मिलती हैं, जहाँ पर हमें पुरुषों के काम जो हैं वो महिलाओं से थोड़े से ज़्यादा व्यापक लगते हैं। अब आगे देखते हैं भारत में शुतुरमुर्ग। सामान्य तौर पर भारत में शुतुरमुर्ग अभी वर्तमान में पाए नहीं जाते। तो देखिए, भारत में कहाँ से प्रमाण मिले हैं और किस काल के मिले हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने, ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है कि भाई कौन से स्थान से मिले हैं प्रमाण। तो हमें पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष हमें मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिला है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। तो हमें ध्यान रखना है कि शुतुरमुर्ग के अंडे का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? पाटने से मिला है। ये प्रश्न पूछा हुआ है बहुत बार, पटने से मिला है, सॉरी। और इनके छिलके जो हैं उनके ऊपर चित्रांकन भी किया हुआ मिलता है। तो ये भी हमें बताता है कि उस समय के जो लोग थे उनके अंदर इतना कौशल था कि उन्होंने अंडे के छिलके के ऊपर भी चित्रांकन किया है। अब देखिए, इन मनकों का उपयोग किस लिए किया गया होगा? तो शुतुरमुर्ग के जो अंडे थे उनके जो मनके का रूप में उपयोग किया गया वो सामान्य तौर पर आभूषण के रूप में किया होगा। आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं? तो सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि शुतुरमुर्ग जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में मिलते हैं। और क्योंकि ये मरुस्थलीय और गर्म क्षेत्रों में पाए जाने वाला पक्षी है, उड़ नहीं सकता लेकिन तेज़ दौड़ता है। बहुत बार आपने देखा होगा, चित्र भी देखा होगा। तो हमें ये इतना सा ध्यान रखना है कि भाई शुतुरमुर्ग जो है सामान्य तौर पर अभी अफ्रीका के मरुस्थलों में मिलते हैं। भारत में ये सामान्यतः देखने को नहीं मिलते। अब देखिए,
हुसंगी का सूक्ष्म निरीक्षण। हुसंगी जो है वो है, पहली बात तो स्थान जो है वो है कर्नाटक में, ये ध्यान रखना है अपने को, कर्नाटक के अंदर है हुसंगी। और हुसंगी जो स्थान है वो है, एक अपन ने पढ़ा था पहले, उद्योग स्थल। उद्योग स्थल है, यहाँ से हमें पाषाण उपकरण जो हैं वो बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं। पाषाण या पत्थर के उपकरण, पाषाण उपकरण। देखिए मानचित्र 2 में हुसंगी ढूंढिए। अभी अपन मानचित्र को वापस से दोबारा देखेंगे, दोनों स्थानों को वापस से समझेंगे। यहाँ पर पुरा पाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार भी मिले हैं। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे हैं। आवास और उद्योग स्थल का मतलब क्या है कि वहीं पर मानव रहते थे और उन्हीं स्थानों पर अपने जो पत्थर के औजार हैं उनका निर्माण किया करते थे। तो आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। यह चूना पत्थर, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टजाइट भी बोलते हैं। क्वार्टजाइट पत्थर के बने हुए मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हुसंगी के बारे में कि हुसंगी जो है वो अपने आप में एक उद्योग स्थल था। और कौन सा उद्योग स्थल था? पाषाण उपकरणों का उद्योग स्थल था। पाषाण उपकरण यहाँ पर बनाए जाते थे। और कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य के अंदर हैं। अब देखिए हमें पहले से पता है कि हर अध्याय के अंदर जिस भी अध्याय में हम जिस कालखंड के बारे में पढ़ते हैं उस कालखंड में विश्व के किसी अन्य क्षेत्र पर क्या घटित हो रहा था उसकी एक छोटी सी जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर दिया गया है अन्यत्र। अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढिए तो हम देखेंगे कि फ्रांस जो है अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के ऊपर इटली के जस्ट ऊपर जो है बाईं तरफ फ्रांस होता है, फ्रांस स्थित है। ये चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। तो इनके जो साक्ष्य हैं, इनके अंदर जो चित्र हैं, उनके आधार पर ये अनुमान लगाया गया है कि ये चित्र जो है वो लगभग 20,000 साल पहले से लेकर लगभग 10,000 साल पहले के हैं। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सूअर को गहरे चमकीले चित्रों से चित्रित किया गया है। सामान्य तौर पर जो उस समय के मानव के लिए महत्वपूर्ण पशु हुआ करते थे, उन पशुओं का चित्रण ज़्यादा किया हुआ है। उनके लिए शिकार की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे हों या उनको बाद में परिवहन की दृष्टि से उन्होंने महत्वपूर्ण बनाया हो, या उनसे वो खाल प्राप्त करते हों, अपने वस्त्रों का निर्माण करते हों। तो जो भी उनकी संस्कृति में, उनकी सभ्यता में महत्वपूर्ण पशु थे, उनका चित्रण उन्होंने उस समय किया था। और ये चित्र हमें यह भी बताते हैं कि वो इनमें रंगों की उस तकनीक से परिचित हो गए थे जिससे कि रंगों को लंबे समय तक टिकाया रखा जा सके। कि आज से 20,000 साल पुराने जो चित्र हैं उनमें आज भी उनके द्वारा जो कलर किया हुआ है, रंग किए हुए हैं, वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये अपने आप में एक आश्चर्य पैदा करने वाली बात है। इन रंगों को लौह, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। तो ये अनुमान लगाया गया है कि इन चित्रों का जो निर्माण है वो सामान्यतः या तो शिकारी जब शिकार पर जाते थे उससे पहले कुछ अनुष्ठान करते थे कि भाई उनको जो शिकार है वो आसानी से और बड़ी मात्रा में प्राप्त हो जाए, उस समय ये चित्र बनाए जाते थे। या उनके जो कुछ सामाजिक उत्सव हुआ करते थे उसके समय इन चित्रों का चित्रांकन वो किया करते थे। तो देखो, तो अपन जो मानचित्र में दिखाए हुए दोनों स्थानों को एक बार देख लेते हैं। एक तो हुसंगी और दूसरा स्थान जो हमारा था कुरनूल। तो देखिए देखो, ये रहा हुसंगी
जहाँ से हमें उपकरण, पाषाण उपकरणों के उद्योग के बारे में पता चलता है। और एक कुरनूल की गुफाएं, जहाँ से हमें क्या मिला है, राख के अवशेष मिले हैं। तो ये विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना है। ये सभ्यता स्थल मैंने बहुत बार आपको बताया भी है कि बहुत बार सीधे सीधे प्रश्न के तौर पर पूछ लिए जाते हैं। या तो ये पूछ लिया जाता है कि ये सभ्यता स्थल जो है वो किस काल से संबंधित है, किस सभ्यता से संबंधित है, या ये पूछ लिया जाता है कि ये किस स्थान पर स्थित है। तो अभी हमने बहुत ज़्यादा सभ्यता स्थल नहीं पढ़े हैं, मैंने अलग से भी आपको कुछ बताने का प्रयत्न नहीं किया है। हम कोशिश यही करेंगे कि एनसीईआरटी में जो कोई फैक्ट है उन सारे फैक्टों को अपन कवर कर लें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।